हेलो एवरीवन, आज हम करंट के एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को कवर करेंगे। तो हमारी आज की न्यूज़ है आईपीएस को बड़ा झटका। सीएपीएफ में लेटरल एंट्री ख़त्म करने का सुप्रीम कोर्ट का आदेश। पुलिस कर्मियों में ये फैल रहा भी असंतोष। कैडर अधिकारियों का मनोबल बढ़ाया जाए, सीएपीएफ में आईपीएस की पदस्थापना कम की जाए, न्यायालय। तो सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आता है कि जो सीएपीएफ भर्ती होती है उसमें जो लेटरल एंट्री है उसको ख़त्म किया जाए। चर्चा में क्यों है? सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को सभी परियोजनाओं के लिए संगठित सेवा मानने पर अपनी मुहर लगा दी है तथा इन बलों में तैनात आईपीएस अधिकारियों की संख्या को कम करने की सिफारिश की है। मतलब सीएपीएफ में जो लेटर एंट्री के थ्रू जो आईपीएस अधिकारी इसमें दाखिल होते हैं, जो उनकी संख्या होती है उनको कम करने का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में केंद्रीय सशस्त्र बलों जैसे कि सीएपीएफ, जैसे बीएसएफ, सीआरपीएफ, आईटीबीपी आदि में भारतीय पुलिस सेवा मतलब कि आईपीएस अधिकारियों की लेटरल एंट्री को खत्म करने का आदेश दिया है। यह निर्णय सीएपीएफ के आंतरिक कैडर अधिकारियों के पक्ष में आया है। मतलब जो सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनके पक्ष में यह निर्णय दिया गया है, जो कि लंबे समय से आईपीएस अधिकारियों द्वारा वरिष्ठ पदों पर कब्जा करने के खिलाफ असंतोष व्यक्त कर रहे थे। वो सीएपीएफ के जो अधिकारी थे वो कह रहे थे कि जो आईपीएस अधिकारी होते हैं वो हमारे जो सीनियर जो पोस्ट होती है उस पर कब्जा कर लेते हैं। इस वजह से ये लंबे समय से केस चल रहा था। अभी जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट का उससे ये है कि जो सीएपीएफ में लेटरल एंट्री होती है, मीन्स कि कोई भी आईपीएस डायरेक्ट सीएपीएफ में जा सकता है, तो उसको ख़त्म करने का अभी निर्णय लिया गया है। इस आदेश ने आईपीएस अधिकारियों और सीएपीएफ के बीच तनाव उसको भी बढ़ा दिया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश हम डिटेल में देखते हैं। लेटरल एंट्री को ख़त्म करने पर रोक लगाई गई। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि सीएपीएफ में वरिष्ठ पद जैसे कि आईजी, डीआईजी और कमांडेंट जो पोस्ट होती है उस पर आईपीएस अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति सीएपीएफ के आंतरिक कैडर अधिकारियों के प्रमोशन के अवसरों को सीमित करती है। मतलब उस ऐसी जो आईजी, डीआईजी और कमांडेंट जो पोस्ट है उस पर आईपीएस अधिकारी डायरेक्ट आकर बैठ जाते हैं लेटरल एंट्री के थ्रू, और जो सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको प्रमोशन का जो मौका है वो नहीं मिल पाता है। आंतरिक कैडर को प्राथमिकता दी जाएगी। अब कोर्ट ने सीएपीएफ के अपने अधिकारी को प्रमोशन में प्राथमिकता देने का फैसला दिया ताकि उनकी सेवा और अनुभव को उचित मान्यता मिले। यह निर्णय सीएपीएफ कैडर अधिकारियों द्वारा दायर याचिकाओं पर आधारित था, जिन्होंने ये तर्क दिया था कि आईपीएस अधिकारियों की लेटरल एंट्री उनके करियर को बाधित करती है। तो सीएपीएफ अधिकारियों ने ये याचिका रखी थी सुप्रीम कोर्ट में, तो जिससे ये फैसला आ चुका है कि लेटरल एंट्री उसको ख़त्म किया जाएगा सीएपीएफ में। सीएपीएफ में लेटरल एंट्री खत्म करने का आखिर कारण क्या है? सबसे पहली तो हम बात कर चुके हैं कि प्रमोशन में देरी होती है या ठहराव आ जाता है। जैसे उच्च पद होते हैं, डीआईजी, आईजी और डीजी पद होते हैं, जो उस पर क्या होता है कि डायरेक्ट आईपीएस आईएएस के अधिकारी आकर बैठ जाते हैं, जिससे सीएपीएफ के जो अधिकारी हैं उनको मौका नहीं मिल पाता प्रमोशन का। ओजीएएस की स्थिति का प्रभाव पड़ता है। 2019 में सीएपीएफ को संगठित समूह ए सेवा यानी कि जो लेवल ए होता है उसका मतलब कि जो ग्रुप ए होता है उसका दर्जा दिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि ओजीएएस के दर्जे के साथ सीएपीएफ को अन्य संगठित सेवाओं की तरह सभी लाभ मिलने चाहिए, जिसमें लेटरल एंट्री को सीमित करना भी शामिल है। कोर्ट ने कहा कि सीएपीएफ के अपने कैडर अधिकारियों को उच्च पदों पर प्राथमिकता दी जानी चाहिए, और ताकि उनकी भागीदारी और निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सुधार हो सके। अब देखिए नीतिगत निर्णय और समय सीमा। सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को यह निर्देश दिया कि 2 वर्षों के भीतर उच्च पद जैसे कि सीनियर एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रेड तक डेपुटेशन कोटे को धीरे धीरे खत्म कर दिया जाएगा, और इससे सीएपीएफ अधिकारियों को समय पर प्रमोशन और नेतृत्व के मौके मिलेंगे। तो जो एक प्रकार से ये डेपुटेशन होता था, डेपुटेशन कोटा, तो उसको खत्म करने की बात कही है। आईपीएस और सीएपीएफ के बीच विवाद जो चल रहा था, आईपीएस अधिकारियों का तर्क था कि उनकी डेपुटेशन सीएपीएफ की विशिष्ट प्रकृति को बनाए रखने केंद्र राज्य संतुलन के लिए जरूरी है। तो जो आईपीएस अधिकारी थे वो कहते ये हमारे लिए ये एंट्री बहुत जरूरी है ताकि जो सीएपीएफ की जो एक विशिष्ट प्रकृति उसको बनाया जाए। हालांकि सीएपीएफ अधिकारियों ने इसे अनुचित बताया और हतोत्साहित करने वाला माना, जिसके कारण कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला दिया है।
कानूनी और प्रशासनिक स्पष्टता 2019 के बाद OGAS दर्जे के बावजूद भी IPS डेपुटेशन को लेकर भ्रम बना रहा था, जिसमें CAPF अधिकारियों ने जानबूझकर गलत व्याख्या माना है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस भ्रम को दूर करते हुए स्पष्ट किया कि CAPF को OGAS के सभी लाभ मिलने चाहिए, जिसमें लेटरल एंट्री भी खत्म होगी या उस पर एक लिमिट रखी जाएगी। पुलिस कर्मियों में असंतोष के कारण क्या, अब देखिए IPS अधिकारी असंतोष में क्यों थे इस एंट्री को लेकर। करियर प्रगति पर उनका सीधा प्रभाव पड़ता था, क्योंकि अगर वहां पर IPS IAS अधिकारी आ जाते थे तो उनको प्रमोशन नहीं मिल पाता था। मान लीजिए कि आप एक CAPF के अधिकारी हैं और अभी आपका प्रमोशन होना था, है ना, मान लीजिए आपका DIG में प्रमोशन होना था, लेकिन उसी तरह दूसरी तरफ क्या होता है, IPS IAS की भर्ती आ जाती है और उसमें IPS आकर DIG की सीट पर पोस्ट पर बैठ जाता है, तो क्या होगा उससे, फिर जो आपको प्रमोशन मिलना था वो बंद हो गया। मतलब आपका जो करियर आगे बढ़ना था वो करियर आपका वहीं पर ही सीमित हो चुका है। प्रतिष्ठा और शक्ति का नुकसान भी हो रहा था। CAPF में जो वरिष्ठ पद थे, मतलब सीनियर पोस्ट थी, जो IPS अधिकारियों के लिए प्रतिष्ठित माने जाते हैं, क्योंकि ये बल राष्ट्रीय सुरक्षा और आंतरिक व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इस अवसर के खत्म होने से IPS अधिकारियों को लगता है कि उनकी भूमिका और प्रभाव कम हो जाएगा। तो एक तरह से जहां पर CAPF के जो अधिकारी है वो खुश है, तो दूसरी तरफ IPS अधिकारी कहते हैं कि उनकी जो भूमिका, उनकी जो भी वहां पर जो भी प्रभाव है, इफेक्ट है, वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। संरचनात्मक असंतुलन के कारण भी विवाद है। IPS अधिकारी ये लॉजिक देते हैं कि CAPF में उनकी उपस्थिति से पेशेवर नेतृत्व नीतिगत समन्वय बेहतर होता है, क्योंकि IPS अधिकारी UPSC की कठिन परीक्षा से आते हैं और व्यापक प्रशासनिक अनुभव रखते हैं। तो वो अपने आप के लिए एक लॉजिक देते हैं कि हमने UPSC जैसी बहुत कठिन परीक्षा को पास किया, इस वजह से हमारे पास ज़्यादा मतलब नेतृत्व करने की क्षमता, हम अच्छे लीडर बन सकते हैं। इस रोग से CAPF की दक्षता पर असर पड़ सकता है, जिसे वे नुकसान के रूप में देखते हैं। तो अगर वो ऐसा लॉजिक देते हैं कि अगर हम वहां पर नहीं जाएंगे तो उनको अच्छा CAPF के जो एक कैडर है उसको अच्छा नेतृत्व नहीं मिलेगा। आंतरिक तनाव और प्रतिस्पर्धा भी बढ़ रही है। IPS अधिकारियों को लगता है कि यह निर्णय CAPF कैडर और IPS के बीच कंपटीशन को बढ़ावा देगा, जिससे दोनों के बीच तालमेल और सहयोग प्रभावित हो सकता है। CAPF कैडर अधिकारियों के प्रमोशन को प्राथमिकता देने के लिए IPS अधिकारियों को यह धारणा हो रही है कि उनकी योग्यता को कम आंका जा रहा है। नीतिगत अनिश्चितता, ये आदेश IPS अधिकारियों के लिए भविष्य की नीतियां और प्रतिनियुक्ति के अवसरों पर अनिश्चितता पैदा करते हैं। कई अधिकारी CAPF में लंबी अवधि की योजना बनाते थे, जो अब बाधित होगी। अब देखिए CAPF कैडर अधिकारियों का दृष्टिकोण क्या, उनका नजरिया क्या। आखिर CAPF कैडर अधिकारी इस निर्णय को अपने हित में देखते हैं और वो बहुत खुश है, क्योंकि लंबे समय से शिकायत कर रहे थे कि IPS अधिकारी कि जो लेटरल एंट्री है, उनके प्रमोशन को अवसर, जो उनका प्रमोशन का एक मौका मिलता है, उसको खत्म कर देती है। वे लॉजिक देते हैं कि CAPF में लंबे समय तक सेवा देने वाले अधिकारियों को वरिष्ठ पदों पर प्राथमिकता मिलनी चाहिए, क्योंकि उनके पास जमीनी सत्र का अनुभव है और बल की कार्यप्रणाली की गहरी समझ होती है। तो वो एक तरह अपना लॉजिक रखते हैं कि ये मतलब हमें मौका मिलना चाहिए, CAPF के अधिकारी कहते हैं। लेकिन दूसरी तरफ IPS जो UPSC मतलब कैडर के जो IPS अधिकारी हैं, वो कहते हैं कि इससे क्या होगा कि अच्छा नेतृत्व नहीं मिल पाएगा। CAPF के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो उन्होंने कहा है कि कई सालों तक नौकरशाही के नियमों और बारीकियों पर ध्यान दिए जाने के बाद हमने एक न्यायोचित लड़ाई जीत ली है। तो वो इस चीज़ को एक लड़ाई माने कि ये एक बहुत बड़ी लड़ाई थी IPS और CAPF कैडर के बीच। अधिकारी ने यह भी कहा है कि हमारे लिए ये पूरी तरह से ठहराव है, हम कई सालों की सेवा के बाद भी DIG के पद पर नहीं पहुंच पाएंगे, क्योंकि बहुत कम उम्र में IPS अधिकारी जो हैं, जिन्हें संघर्ष या उग्रवाद की स्थितियों से निपटने का कोई ज्ञान नहीं है, उन्हें पैराशूट से उतारा जाएगा। मतलब कि डायरेक्ट उन्हें CAPF में भर्ती दी जाती है जो IPS अधिकारी होते हैं। तो इस तरह से उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हम अपनी पोस्ट पर हम खुद रहेंगे। और क्या कहा उन्होंने ये कहा कि पहले यह सुनिश्चित करने की ज़रूरत होगी कि हमें संगठित समूह सेवा यानी कि ग्रुप A सेवा का दर्जा मिले, ताकि हम कम वेतन और न्यूनतम लाभ पर काम करना जारी रख सके। एक बार वह दर्जा दिए जाने के बाद उन्होंने ये एक लाइन पाई जो स्पष्ट रूप से भेदभाव जारी रखने और अच्छी पोस्टिंग के लिए CAPF में आने के लिए एक गलती थी। मतलब ये एक त्रुटि थी जिसको सही किया गया। अब देखिए लेटरल एंट्री स्कीम या फिर पार्श्व प्रवेश योजना आखिर है क्या। इसका ये अर्थ है कि सरकार के बाहर से व्यक्तियों को सीधे मध्य सत्र और वरिष्ठ सत्र के पदों पर
सीधा डायरेक्ट अपॉइंट किया जाए। यह डोमेन विशिष्ट विशेषता और नए दृष्टिकोण लाकर शासन में सुधार लाने की एक प्रयास करती है। इन लेटर एंट्रीज में व्यक्तियों को 3 वर्ष के अनुबंध पर नियुक्त किया जाता है, जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। मतलब कि 3 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उस पर उनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन फिर उसको 5 साल तक बढ़ा सकते हैं। इसकी पात्रता क्या होती है, कौन कौन लेटर एंट्री के थ्रू जा सकता है किसी भी डिपार्टमेंट में? निजी क्षेत्र, राज्य सरकारों, स्वायत्त निकायों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से संबंधित क्षेत्रों में विषय विशेषता रखने वाले ऐसे व्यक्तियों को जिनका ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है और इन पदों के लिए आवेदन करने के पात्र हैं। चयन मानदंड सामान्यतः जैसे कि पेशेवर उपलब्धि, कोई उनके पास अचीवमेंट होनी चाहिए, विषय वस्तु विशेषता पर जोर देते हैं। मतलब ऐसे व्यक्ति जिन्होंने किसी खास क्षेत्र में किसी महारत हासिल और किसी खास क्षेत्र की अचीवमेंट प्राप्त है तो वो लेटर एंट्री के थ्रू जा सकते हैं। अब देखिए, इसके अलावा एक IAS में भी लेटरल एंट्री होती है। आई होप आपको पता होगा, अगर आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं तो IAS जो एक पोस्ट है ना, उस पर भी लेटरल एंट्री होती है। इट मीन्स कि IAS पर भी, IAS की जो पोस्ट होती है उस पर भी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट की जाती है। तो अब ये समझिए क्या है, IAS में लेटरल एंट्री का मतलब है कि निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र या अन्य गैर सरकारी पृष्ठभूमि के जो विशेषज्ञ होते हैं उनको भारतीय प्रशासनिक सेवा, इट मीन्स इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या अन्य उच्च प्रशासनिक सेवा में सीधे मध्य सत्र के पद जैसे कि संयुक्त सचिव, निदेशक या उप सचिव पर नियुक्त किया जाता है। यह प्रक्रिया सामान्य UPSC की पारंपरिक परीक्षा प्रणाली को बाईपास करती है। मतलब बिना परीक्षा दिए भी कुछ व्यक्ति IAS, IPS की पोस्ट पर जाते हैं और इसको ही लेटरल एंट्री का नाम दिया जाता है। अब देखिए, इसका उद्देश्य क्या होता है कि सरकार में जो विशेषता और तकनीकी ज्ञान को शामिल करना है, विशेष रूप से उन क्षेत्रों में जहाँ पर पारंपरिक नौकरशाह के पास अनुभव की कमी होती है, जैसे कि तकनीक, वित्त या नीति निर्माण जैसे क्षेत्र है। इसकी प्रक्रिया क्या होती है, UPSC के माध्यम से पारदर्शी चयन प्रक्रिया द्वारा अनुभवी पेशेवरों को चुना जाता है। नियुक्तियां आमतौर पर अनुबंध के आधार पर होती है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर इनको अपॉइंट किया जाता है, लेकिन बाद में उनका जो भी कार्यकाल उसको बढ़ा दिया जाता है। ये पद इसमें कौन कौन से होते हैं? संयुक्त सचिव होते हैं, निर्देशक होते हैं और वरिष्ठ पद जितनी भी सीनियर पोस्ट है उन पर नियुक्त किया जाता है। योग्यता क्या होती है? निजी क्षेत्र कोई भी हो, सार्वजनिक उपक्रम, विश्वविद्यालय या स्वायत्त निकायों में 10 से 15 वर्ष का एक्सपीरियंस होना चाहिए, 10-15 साल का, और साथ में प्रासंगिक शैक्षणिक योग्यता भी होनी चाहिए। विवाद भी इस पर उठता है, कुछ लोग इसे पारंपरिक नौकरशाही के लिए खतरा मानते हैं क्योंकि UPSC की कठिन प्रक्रिया को मतलब बिना पास किए ही डायरेक्ट अपॉइंट करता है। तो दूसरी तरफ समर्थक क्या कहते हैं, जो इस एंट्री को सही मानते हैं, उनका कहना है इसे प्रशासन में नवाचार और विशेषता लाने का एक तरीका माना जाता है। लेटरल एंट्री के अब देखिए फ़ायदे क्या होते हैं। कुछ इसके फ़ायदे भी हैं और लेकिन साथ में नुकसान भी, क्योंकि अब देखिए एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड और टेल, है ना। हम सिर्फ किसी एक पहलू को नहीं देख सकते, कुछ फ़ायदे भी होते हैं इसमें और कुछ नुकसान भी होते हैं। सबसे पहले फ़ायदे की बात करेंगे, विशेषता का समावेश होता है इसमें। निजी क्षेत्र या किसी गैर सरकारी क्षेत्र से जो एक्सपीरियंस्ड व्यक्ति होते हैं उनके आने से विशिष्ट क्षेत्र जिसमें तकनीक, वित्त, स्वास्थ्य में विशेषता बढ़ती है, जो कि नीति निर्माण और कार्यान्वयन को बेहतर बनाया जाता है। नवाचार और नया दृष्टिकोण, बाहरी पेशेवर नए विचार, आधुनिक तकनीक और वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं को प्रशासन में लाते हैं, जिससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ती है। प्रशासनिक सुधार भी होता है इसमें, कहीं ना कहीं पारंपरिक नौकरशाही में लचीलापन, गतिशीलता आती है, जो कि जटिल आधुनिक समस्याओं का समाधान करने में मदद करती है। कुशल संसाधन उपयोग भी होते हैं, इससे अनुबंध आधारित नियुक्तियों से सरकार को विशिष्ट समय के लिए विशेषज्ञों की सेवाएं मिलती हैं। मतलब जो विशिष्ट व्यक्ति मतलब किसी खास क्षेत्र में, किसी खास फील्ड में उन्होंने कुछ मतलब उनकी जो एक कह लीजिए आप, जो मतलब किसी खास फील्ड से वो आए होते हैं, वो व्यक्ति, उनको ज़्यादा नॉलेज होती है उस फील्ड की और उससे वो सरकार को सेवाएं दे सकते हैं, जिससे संसाधनों का इष्टतम उपयोग होता है। पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा, UPSC के माध्यम से खुली चयन प्रक्रिया से योग्य और प्रतिभाशाली लोगों का चयन होता है, जिससे प्रशासन में प्रतिस्पर्धा बढ़ती है। क्षमता निर्माण, पारंपरिक नौकरशाहों को बाहरी विशेषज्ञों के साथ काम करने से नई तकनीकी और प्रबंधन शैलियों का ज्ञान मिलता है। अब देखिए इसके नुकसान क्या होते हैं। पारंपरिक नौकरशाही का विरोध,
यूपीएससी की कठिन प्रक्रिया से आए आईएएस अधिकारियों में असंतोष बढ़ जाता है, क्योंकि लेटरल एंट्री को उनके करियर पथ के लिए खतरा माना जाता है कि हम इतनी मुश्किल से तैयारी करते हैं यूपीएससी की, उस एग्ज़ाम को पास करते, लेकिन दूसरी तरफ कोई और व्यक्ति आकर डायरेक्ट बिना किसी एग्ज़ाम के डायरेक्ट अपॉइंट हो जाता है उस पोस्ट पर। प्रशासनिक संस्कृति में असंगति होती, बाहरी पेशेवरों को सरकारी प्रणाली, नियमों और कार्य संस्कृति को समझने में समय लगता है, जिससे शुरुआती अक्षमता भी हो सकती है। निष्ठा और जवाबदेही का सवाल भी उठता है। निजी क्षेत्र से आए पेशेवरों की निष्ठा पर सवाल उठ सकते हैं, क्योंकि उनकी पृष्ठभूमि सरकारी सेवा की दीर्घकालिक प्रतिबद्धता से भिन्न होती है। अल्पकालिक प्रतिबद्धता होती है। अनुबंध आधारित नियुक्तियां होने से लेटरल एंट्री वाले अधिकारी लंबे समय की नीतियों या परियोजना पर स्थिरता नहीं ला पाते हैं। जो लंबे समय से नीतियां चल रही हैं उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती है, मतलब नॉलेज उन्हें होती है पर अपने किसी खास फील्ड में होती है। जो लंबे अवधि की जो नीतियां हैं, परियोजना, उनमें वो बैलेंस नहीं कर पाते हैं। पारदर्शिता और पक्षपात की चिंता भी होती है। चयन प्रक्रिया में पक्षपात, राजनीतिक हस्तक्षेप की आशंका रहती है कि कोई भी राजनीतिक दल है वो अपने ही किसी वरिष्ठ अधिकारी को, मतलब जो विशेषज्ञ है, उसको ही आईएएस के तौर पर उसको अपॉइंट करेंगे, क्योंकि उन्हें अपना फ़ायदा हर कोई देखना होता है। इसी वजह से इसमें थोड़ी एक आशंका बढ़ जाती है कि जो राजनीतिक दल है, राजनीति भी इसमें हस्तक्षेप करती है, जिससे प्रक्रिया की निष्पक्षता पर सवाल उठते हैं और कहा जाता है कि ये निष्पक्ष नहीं है। आंतरिक प्रेरणा पर भी प्रभाव पड़ता है। पारंपरिक आईएएस अधिकारियों का मनोबल प्रभावित हो सकता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि बाहरी लोगों की प्राथमिकता दी जा रही है। अगर आप देखिए, एक तरह से मान लीजिए 10 पोस्टें आई हैं आईएएस की, उसमें अब देखिए 10 लोग हैं जो बेचारे बहुत मुश्किल से एग्ज़ाम पास किया, उन्होंने वो इस लेवल पर पहुंचे कि उन्हें अपॉइंट किया जाए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो 5 व्यक्ति हैं वो विशेषज्ञ आ जाते हैं किसी खास फील्ड से, बिना किसी एग्ज़ाम के, बिना किसी इंटरव्यू के, तो 5 पोस्टें तो उनकी ख़त्म हो जाएगी। मतलब जो 5 हैं उनको प्राथमिकता दी जाती है, और जो 5 व्यक्ति ने इतनी मेहनत करके तैयारी करी है वो सोचेंगे कि हमें क्या फ़ायदा, मतलब उनकी जो कॉन्फिडेंस है वो लेवल उस डीमोटिवेट हो जाते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल गिर जाता है उनका। नौकरशाही के साथ तालमेल की कमी भी होती है। बाहरी पेशेवर और मौजूदा नौकरशाहों के बीच सहयोग की कमी होती है, जिससे कार्य क्षमता भी प्रभावित हो सकती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि उनकी आपस में नहीं बनती है, तो इस वजह से वो जो नीतियाँ, जो प्रभाव है वो पूरा पड़ सकता है इसमें। अब देखिए, लेटरल एंट्री के कुछ उदाहरण की हम बात करेंगे कि किस व्यक्ति को लेटरल एंट्री के थ्रू यहाँ पर अपॉइंट किया गया है। 2018 में पहली लेटरल एंट्री होती है। भारत सरकार ने पहली बार संयुक्त सचिव स्तर पर 9 विशेषज्ञों को लेटरल एंट्री के तहत नियुक्त किया था। इनमें निजी क्षेत्र, सार्वजनिक उपक्रम और परामर्श फर्मों से आए पेशेवर शामिल हैं। अंतर दुबे का नाम आता है पहले, जो विमानन विशेषज्ञ है, जो निजी क्षेत्र से आए और नागरिक उड्डयन मंत्रालय में संयुक्त सचिव बने हैं। सौरभ मिश्रा डेटा विश्लेषण और प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ हैं, जो कि नीति आयोग में शामिल हुए थे। 2021 में लेटरल एंट्री का विस्तार होता है। सरकार ने विभिन्न मंत्रालयों में 30 से अधिक पदों के लिए लेटरल एंट्री की घोषणा की है। अब देखिए, 30 से अधिक पद है जिससे डायरेक्ट भर्ती होती है जिस पर, तो इनमें कौन से? वाणिज्य, वित्त, स्वास्थ्य और डिजिटल तकनीक क्षेत्र शामिल है। सुजीत कुमार बाजपेयी पर्यावरण मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में नियुक्त हुए थे। सुजीत कुमार बाजपेयी। काकली गर्ग ऊर्जा क्षेत्र की विशेषज्ञ थी, जो कि बिजली मंत्रालय में शामिल हुई थी। नीति आयोग में विशेषज्ञ नियुक्तियां भी हुई थी। नीति आयोग ने कई बार लेटरल एंट्री के जरिए अर्थशास्त्री और डेटा वैज्ञानिकों और नीति विशेषज्ञों को नियुक्त किया है, जैसे कि राकेश रंजन, इनको नीति आयोग में सलाहकार के रूप में शामिल किया गया था, जो पहले निजी क्षेत्र में डेटा एनालिटिक्स में काम कर चुके थे। और अगर हम 23-24 के उदाहरण देखें तो सरकार ने डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया और अन्य तकनीकी पहलों के लिए विशेषज्ञों को नियुक्त किया है। तकनीकी विशेषज्ञ जिसमें साइबर सुरक्षा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई के क्षेत्र में निजी क्षेत्र से विशेषज्ञों को इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में लाया गया। मतलब आप देख लीजिए भी, हर साल बहुत से व्यक्ति ऐसे हैं जिनको डायरेक्ट अपॉइंट किया जाता है बिना किसी यूपीएससी के एग्ज़ाम को, तो इसको लेटरल एंट्री का नाम दिया जाता है। और अब आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आपको क्या ये प्रक्रिया सही लग रही है, लेटरल एंट्री क्या होनी चाहिए हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक फील्ड में, या नहीं होनी चाहिए। तो आप हमें अपने जो भी विचार है वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मिलते हैं हम अपनी नई न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।